Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 4 in class 12 psychology. आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मैलिटी के बारे में। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एबनॉर्मैलिटी कहाँ से आती है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। देन वी विल लुक एट सम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इन साइकोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप ये चीज इमेजिन करो और इसके बारे में सोचो। You must know people who are very sad, distressed. They don't feel like participating in day to day activities. It could be their personal activities, societal activities, some formal activities. उनका कहीं दिल नहीं लगता, वो ऐसा कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो सकते हैं, इराटिक भी हो सकते हैं, या दे कैन बी क्वाइट, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ऐसा आपके खुद के साथ भी हो सकता है। आप अपने आप को भी ऐसा मान सकते हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है या हो रहा होगा। आई डू नॉट नो अबाउट दैट, बट ऐसी फीलिंग्स के थ्रू सब जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, बट जब ये बहुत ही ज्यादा होता है तो ये बन जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? जब आपके थिंकिंग में, इमोशंस में, बिहेवियर में एक आ जाती है प्रॉब्लम। आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो अपने लाइफ से। आपके लिए अपना टूथ ब्रश करना भी इन द मॉर्निंग बन जाता है एक हार्ड टास्क। टेकिंग बाथ बिकम्स लाइक सम क्लाइंबिंग ऑन दी माउंटेन काइंड ऑफ टास्क। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सामने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो एंग्शियस हो सकता है, वो डिप्रेस हो सकता है, उसका बिहेवियर जो है वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा अपनी एनवायरनमेंट से। तो हम सब की होती है एक डार्क साइड। इसी डार्क साइड को कार्ल यूंग ने डिफाइन किया है। तो कार्ल यूंग क्या कहते हैं? कार्ल यूंग ये कहते हैं कि हम सब लोग कभी ना कभी ऐसा फील कर सकते हैं जब हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, या हम किसी ऐसे को जानते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, इराटिक या एंग्री हो जाता है। तो हमें अपनी इस डार्क साइड को इम्ब्रेस करना चाहिए। इम्ब्रेस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ माई सेल्फ दैट आई नीड टू वर्क ऑन। जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। तो अब हमने ये चीज समझ ली कि डिसऑर्डर्स क्या है, लोगों में कैसे कैसे होता है। अब हम देखते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है। तो abnormal psychology is a branch of psychology that studies maladaptive behavior। तो ये maladaptive behavior क्या होता है मैं बताती हूँ। ये होता है जब people cannot adapt effectively to life's challenges। जी बिल्कुल। होता ये है कि डे टू डे लाइफ की जो बेसिक टास्क होंगे या कोई बहुत ही मुश्किल टास्क या चैलेंज आ सकता है, उसमें आप अडेप्ट नहीं कर पाते हो। इसी को कहते हैं मैल अडेप्टिव बिहेवियर। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब इस मैल अडेप्टिव बिहेवियर से क्या होता है? आप प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप बेसिकली एक पॉजिटिव अपना योगदान या अपनी तरफ से जो आपका एक रोल है सोसाइटी में, वो नहीं दे पाते हो। तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? जब ऐसा होता है तो आपके अंदर चार चीजें हो रही होगी अंडर एबनॉर्मैलिटी। नाउ व्हाट आर दीज फोर थिंग्स यू मस्ट बी वंडरिंग? एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले होगा डेवियंस। अब ये डेवियंस क्या है आप सोच रहे होगे? डेवियंस होता है जब आप डेविएट करते हो या यू आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द सोसाइटी और व्हाट इज द नॉर्म ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस होते हैं अनप्लेजेंट फीलिंग्स फॉर वन सेल्फ और टूवर्ड्स अनदर पर्सन। देन यू मस्ट बी डिसफंक्शनल। अब ये डिसफंक्शन क्या होता है? डिसफंक्शन होता है जब आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर इन डे टू डे लाइफ, फॉलोड बाय डेंजर। अब ऐसा बिहेवियर या तो खुद के लिए हार्मफुल होगा या सामने वाले के लिए।
तो साइकोलॉजी में ये 4 Ds बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बना जहां पे सबने अग्री किया कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें ये 4 Ds पाए जाते हैं। अब एबनॉर्मल बिहेवियर की भी एक डेफिनेशन है। हाँ, वो अपने आप में एक डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया, वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है। बट एबनॉर्मैलिटी का मतलब क्या है? देखो, इसके नाम में आ रहा है नॉर्म। So a behavior that is away or deviant from the norm of society has been called abnormal behavior. But इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि नहीं, आइडियल बिहेवियर ये है, एबनॉर्मल बिहेवियर ये है। बट साइकोलॉजी में आइडियल बिहेवियर का ना कोई मॉडल नहीं है कि ये आइडियल है और ये आइडियल नहीं है, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। तो देखो, एक व्यू उठा एबनॉर्मल बिहेवियर का। तो पहला व्यू देखो क्या है। पहला व्यू है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो अब मेरे साथ अच्छे से ध्यान दो और समझो। तो एबनॉर्मेलिटी में बोला गया कि समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्म, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ये नॉर्म कौन से हैं? सोसाइटी के नॉर्म्स, तो यानी सोशल नॉर्म्स। तो हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। क्या होता है? कल्चर। अब इसी कल्चर में अब इसी कल्चर में सबका वेज ऑफ बिहेवियर डिफरेंट होगा, है कि नहीं? इंडियन सोसाइटी में इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप कोऑपरेटिव रहो, पोलाइट रहो, हम्बल रहो। वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअलिज्म, असर्ट योरसेल्फ, स्पीक योर माइंड, बी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव, ये चीजें सिखाई जाती है। तो इसका मतलब क्या बना? क्या कोई जो वेस्टर्न सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी में आ रहा है वो गलत है, वो एबनॉर्मल है? नहीं, वो एबनॉर्मल नहीं है, वो बस एक डिफरेंट सेटअप से आ रहा है। बट होता क्या है, इंडियन सेटअप में हम ऐसे बिहेवियर को क्या डिक्लेयर करेंगे? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल इसलिए बिकॉज इट इज डेविएटिंग फ्रॉम द सोशल और द इंडियन नॉर्म दैट वी हैव। अब आया एक दूसरा व्यू। वो व्यू है मैल अडेप्टिव बिहेवियर। मैल अडेप्टिव बिहेवियर क्या है? तो एबनॉर्मेलिटी को बोला गया कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर से स्टेम हो रही है। वो कैसे स्टेम हो रही है? बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस और द केपेबिलिटी टू एडजस्ट टू द न्यू काइंड ऑफ एनवायरमेंट। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। फेलियर इन पर्सनल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। मैल अडेप्टिव बिहेवियर में होता क्या है? आपकी वेल बीइंग हार्म हो रही है। क्यों? क्योंकि आप तो अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे, एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। अब वेल बीइंग का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बस सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, नहीं। वेल बीइंग का मतलब है पर्सनल ग्रोथ, आपकी आपकी पर्सनल गोल फुलफिलमेंट भी होनी चाहिए। तो अगर मैल अडेप्टिव बिहेवियर होगा तो ना पर्सनल ग्रोथ होगी, ना पर्सनल फुलफिलमेंट होगा। जैसे कि मैस्लो कहता है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइज होना बहुत जरूरी है टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो ये थी 2 अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मेलिटी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट ने ये 2 व्यूज पे बहुत ज्यादा किया डिस्कशन। फिर एक और चीज उठी, सोसाइटी में ये चीज उठी कि सबने बोला कि चलो एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसे है, वैसे है, मैल अडेप्टिव है, सोशल नॉर्म से अलग है। बट अब हमें हेल्प भी तो लेनी होती है उस बिहेवियर को फिक्स करने के लिए जो कि एबनॉर्मल डिक्लेयर हुआ है कि नहीं? तो हुआ क्या? पीपल हेजिटेट फ्रॉम टेकिंग हेल्प। आप जानते होंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है साइकोलॉजिकल, तो सोसाइटी में उसे पागल लेबल कर देंगे, विच इज वेरी रूड, वेरी इम्पोलाइट एंड वेरी नॉट एथिकल इन नेचर। ऐसा होता है। तो इस डर से लोग हेल्प ही नहीं लेते, ना बात करते हैं कि मुझे हेल्प दो, मैं प्रॉब्लम में फंसा हूं या फंसी है। तो इसी को कहते हैं स्टिग्मा। ये है हमारा स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का मतलब क्या है, समझो। स्टिग्मा का मतलब यह है कि एक लेबल लगा देंगे कि आप तो ठीक नहीं हो। इफ यू आर फीलिंग अ सर्टेन वे विच इज अवे फ्रॉम द नॉर्म ऑफ सोसाइटी, इफ यू वांट टू सीक हेल्प, ओ यू कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यू आर एंग्शियस, यू आर एंग्री, यू आर डिप्रेस्ड, ओ यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर स्टिग्मेटाइज्ड। आप पे एक लेबल लगा दिया जाएगा, एक नेगेटिव लेबल, जिसकी वजह से आप हेल्प लेने से हेजिटेट करोगे। तो इसी को हम कहते हैं स्टिग्मा। अब साइकोलॉजी में एबनॉर्मल बिहेवियर को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली इस चीज को डील कैसे किया जा रहा है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और जब से भी हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स,
नोट्स कि कैसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो कि एबनॉर्मल माना जाता है उसे कैसे टैली किया जाता है। तो हम देखेंगे कुछ मॉडल्स यानी कुछ अप्रोचेस जो हिस्टोरिकली लोगों ने बनाए थे इन डिफरेंट टाइम पीरियड एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सुपरनैचुरल मॉडल। तो पहले के टाइम में क्या होता था, अगर कोई बहुत ज्यादा सैड है, मेंटली डिस्ट्रेस्ड है, मेंटली अनस्टेबल है, उसे डिमोनिक या इविल डिक्लेयर कर देते थे। बोलते थे इसके अंदर तो भूत प्रेत हैं, इसके अंदर इविल है। क्या है? इविल। तो इसे तो सोसाइटी का पार्ट नहीं होना चाहिए, और अगर इसे सोसाइटी का पार्ट बनना है, ऐसे इंसान को ठीक होना है, तो उसे एक सुपर नेचुरल गुरु या लीडर या स्पिरिचुअल ऐसा इंसान जिसमें वो पावर हो, जो इसके अंदर से वो भूत या इविल को एक्सोरसाइज करे। क्या करे? एक्सोरसाइज। एक्सरसाइज करने का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के अंडर अगर हम बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस है इविल की, तो उसे हम निकाल दें। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उसका जो भी इविल है यानी जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही स्टूपिड रीजन होता था पहले के टाइम में। और लोग क्या करते थे, एक शमन को बुलाते थे। अब ये शमन कौन है आप सोच रहे होगे? शमन या ओझा वो लोग होते हैं विच बिकम अ मीडियम बिटवीन द ह्यूमन ऑन अर्थ एंड द सुपर नेचुरल फ्रॉम द अदर रेल्म। तो वो क्या करते थे, वो बात करते थे स्पिरिट से भी और ह्यूमन से भी, और देखते थे कि स्पिरिट को क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमन को क्या प्रॉब्लम है, वाई दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, एंड फिर वो स्पिरिट को एक्सरसाइज कर लेता था, निकाल देता था, और ह्यूमन बीइंग ईवल से नॉर्मल हो जाता था। और ईविल का मतलब हमेशा याद रखो, पुराने टाइम में अगर ईविल बोल रहे हैं दैट मीन्स कोई मेंटल इशू है, कोई डिस्ट्रेस है। पुराने टाइम में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, ना ही इतने साइंटिफिक थे। देयर वर डोगमास। इस वर्ड को याद रखो। अब डोगमास क्या होते हैं? डोगमास होते हैं बिलीफ्स विच आर नॉट साइंटिफिक इन नेचर। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड व्यू। सेकेंड व्यू था बायोलॉजिकल मॉडल। अब ये मॉडल थोड़ा सा सेंसिबल था। पूछो क्यों? ये इसीलिए सेंसिबल था क्योंकि यहां पे बोला गया कि ब्रेन और बॉडी ना फंक्शन नहीं कर रही अच्छे से, इसीलिए सामने वाला परेशान है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के अंदर कोई इविल है तो इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। बेसिकली ब्रेन एंड बॉडी आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग। अब इसमें एग्जांपल देखो। इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, एग्जांपल गेलेंस थ्योरी। तो गेलिन थे एक फिलोसोफर, ठीक है। अब देखो गेलिन ने क्या बोला था। गेलिन ने बोला कि देर आर फोर एलिमेंट्स, फायर, वाटर, एयर, अर्थ। जब ये एलिमेंट्स मिलते हैं तो चार बॉडी फ्लूइड्स बनते हैं, और ये चार बॉडी फ्लूइड्स होंगे ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम। तो जब ये इनका डिसऑर्डर होगा बॉडी में इन फ्लूइड्स का, तो क्या होगा? हमें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एब्नॉर्मैलिटी। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमर की थ्योरी है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे वात पीत काफ। तो मैं यहां लिख देती हूं वात पीत एंड काफ। तो ये वात पीत काफ क्या है आप सोच रहे होगे? तो इंडिया में त्रिदोष यानी तीन टाइप के बॉडी के अंदर जो हमारे बैलेंसेस होते हैं उनकी बात की। बोला अगर इनका इम्बैलेंस होगा तो होगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी आप होगे एकदम एबनॉर्मल। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और इसके बारे में आयुर्वेद में, अथर्ववेद में बहुत लिखा गया था। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल मॉडल। तो इसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल। तो देखो इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन। तो साइकोलॉजिकल मॉडल ने क्या बोला कि एक बहुत ही ज्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंसान का इमोशन में एंड उसके रीजन में। क्यों? ह्यूमन माइंड कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, मतलब हार्ट चाहता है कि ऐसा हो, माइंड कह रहा है कि ऐसा सही नहीं है, ऐसा गलत हो सकता है। तो इस वजह से डिसऑर्डर्स होते थे। बट इसके साथ साथ कुछ और चीजें हुई। वो चीजें क्या हुई देखो मेरे साथ। तो सबसे पहले मिडिल एजेस में देखो क्या हुआ। तो मिडिल एजेस था एक टाइम जहां पे बहुत ज्यादा विच हंट होने लगा। अब ये विच हंट क्या है आप सोच रहे होगे? विच हंट था
कि कोई भी इंसान जिसको ईविल डिक्लेयर कर दिया जाता था या बोल दिया जाता था इसके अंदर सुपर नेचुरल फोर्स है जो कि थ्रेटफुल है, हार्मफुल है सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए, तो इसे जिंदा हमें बर्न कर देना चाहिए, जो कि था एक बहुत ही इनह्यूमन एंड वेरी स्टूपिड अप्रोच। तो बोलते क्या थे कि अरे इन्हें तो ये है डिस्ट्रेस, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ईविल है, तो इन्हें हंट कर दिया जाता था और उसी को बोलते थे विच हंट, कि ये तो विच है, ये तो डीमन है, ये तो ईविल है। बट इस टाइम पे थे सेंट ऑगस्टीन, मैं उनका नाम लिख देती हूं, सेंट ऑगस्टीन। तो सेंट ऑगस्टीन ने क्या बोला? सेंट ऑगस्टीन ने बोला कि देखो, किसी के अंदर मेंटल एंग्विश हो सकता है, पेन हो सकता है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो इन्होंने जो भी बात की, इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर साइकोडायनेमिक अप्रोचेस टू डेवलप लेटर ऑन। मिडिल एजेस के बाद हमारे पास आ जाता है, सेकंड आ जाता है हमारे पास रेनेसॉ। तो ये रेनेसॉ क्या था? रेनेसॉ एक पीरियड था इन यूरोप जहां पे लोगों ने बोला कि विच हंट हो रहा है पर ये कहीं ना कहीं गलत है। Basically, people who are going through these kinds of feelings, emotions are not evil. They are simply having problem to adjust their interpersonal feelings and emotions with the societal values or norms. They are not someone who are possessed by some demon or evil. वो simply बहुत अभी दुखी हैं। तो ये बात हुई थी रेनेसॉ में, एंड इस पे बोला था हमारे जोहान वेयर ने। अब देखो जोहान वेयर ने क्या बोला। जोहान वेयर ने बोला कि ऐसे लोगों को इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, इनके अंदर एक मेंटल एंग्विश है, परेशानी है, ईविल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही दिमागदार अप्रोच आया, आई एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। तो देखो, रीजन, ध्यान दो, एनलाइटनमेंट। तो ये एज ऑफ रीजन और एनलाइटनमेंट क्या थी? इस टाइम पे जितना भी डोगमा था, यानी नॉन साइंटिफिक बिलीव्स थे कि देखो इविल है, सुपर नेचुरल फोर्स है, भूत है सामने वाले में, तो इस टाइम पे जितनी भी डोगमास थे, जितना भी थियोलॉजिकल या फॉल्स बिलीफ था कि इविल है, भूत है सामने वाले में, वो विच है, ये सारे व्यूज रिडंडेंट या कैंसल हो गए और बोला गया कि रीजन को यूज करो, साइंस को यूज करो, और ये देखो कि सामने वाले को चाहिए कम्युनिटी केयर और मेडिकल इंटरवेंशन, उसके अंदर एक डिजीज है जो क्योर हो सकता है। ठीक है, तो इसी में आया एक नया कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट को, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब ये डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है, यू मस्ट बी थिंकिंग। तो बोला ये गया कि ये जो आपने बोल दिया कि ये लोग में विच है, भूत है, इनको जिंदा चला रहे हो, इनको केयर तो बिल्कुल नहीं मिल रही है ह्यूमन बीइंग जैसी, आप इस कॉन्सेप्ट को चेंज करो और कम्युनिटी केयर को लाओ, मेडिकल इंटरवेंशन को लाओ। यानी आपने जो एक इंस्टीट्यूट बना लिया था कि नहीं भूत है इनके अंदर, इविल है, उसे आप चेंज करो, उस इंस्टीट्यूशन को डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करो। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड जहां पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को साइंटिफिकली डील किया गया। अब इसके बाद मॉडर्न डे में देखो क्या होता है, एक मॉडर्न व्यू है हमारा, मॉडर्न व्यू है बायो साइको सोशल व्यू, यानी सारे पर्सपेक्टिव्स को लेके चलता है कि बायोलॉजिकली क्या बोला जाता है, साइकोलॉजिकली क्या बोला जाता है, एंड सोशली एक सोसाइटी का क्या नॉर्म है, उस इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को लेके हम मॉडर्न डे में आज के टाइम पे डिसऑर्डर्स को समझते हैं, व्यू करते हैं और उन्हें क्योर करते हैं। ठीक है,
अब हमने सारे हिस्टोरिकल व्यूज समझ लिए। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में समझा क्या। तो सबसे पहले हमने एबनॉर्मैलिटी का कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हमने देखा मैलअडैप्टिव बिहेवियर क्या होता है, हमने 4Ds भी देखे, ठीक है। फिर हमने देखे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है टू डील विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मैलिटी। नाउ लेट्स डू अ क्विक क्विज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो dysfunction means to harm others. Is it true or is it false? जिसने भी मेरे साथ 4Ds को अच्छे से पढ़ा है उससे पता है कि ये आंसर हमारा है false। अब ये false क्यों है? डिस्टिंक्शन का डिसफंक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को हार्म कर रहे हो। डिसफंक्शन का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिवली सोसाइटी में बिहेव नहीं कर पाते हो, है कि नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। When people hesitate to take help, it is called, where is it deviance, is it modern view, is it stigma or is it none of the above? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब लोग हेजिटेट करते हैं हेल्प लेने के लिए उसे क्या कहते हैं? आंख बंद करके हमें पता है, उसे कहते हैं सी, स्टिग्मा। स्टिग्मा वो होता है जब लेबल लग जाता है कि नहीं, तुम तो पागल हो, तुम तो ठीक नहीं हो, तो लोग हेजिटेट करते हैं हेल्प लेने से। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछे जा सकते हैं तो उन्हें अच्छे से पढ़ के जाओ। 4Ds में से डायरेक्टली आपसे फिल अप ट्रू फॉल्स ऐसे ही आ सकते हैं, तो हमें इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना है। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.